हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस का पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को कवर किया है। अगर आपने बेसिक्स नहीं कवर किया है तो चीजें समझ में नहीं आती है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि बेसिक्स जरूर कवर कर लें, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने बेसिक्स कवर किया है तो अब जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में, या आगे चलकर हम केल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इन सभी को जब हम पढ़ेंगे तो अब चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी अगर आपने बेसिक्स कवर किया है, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चीजें अच्छी तरह से समझा सकूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से नोट्स अगर आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो वो बीएससी के एग्जाम पेपर में आपसे काम आएगा, क्योंकि वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालीजिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन का फेज रहता है, और ध्यान रखना कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये 2 प्रकार का होता है, एक साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है। पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। यानी कि सिंपली यहां पर हम देखेंगे कि लाइट की प्रेजेंटेशन में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, और वो कहां पर होता है वो मैं आपको इस पाथवे के अंदर दिखाऊंगा। देखिए, ये जो आप लोग थ्योरी देख रहे हैं ना, इन थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे रहता है। अगर आपने पाथवे समझ लिया तो थ्योरी आप अपने आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें आपको लिखना है, इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल ए जो है वो एक्टिवेट होकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर फेंकता है, जो कि क्लोरोफिल में उपस्थित फेरेडोक्सिन द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के, मुक्त होकर के प्लास्टोक्विनोन नामक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि एक तरीके से कैरियर का भी काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसी क्रिया के माध्यम से एडीपी जो होता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर क्या होगा, एडीपी जो होगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ठीक है। और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तथा इलेक्ट्रॉन पुनः मुक्त होकर के साइटोक्रोम एंजाइम से होकर के क्लोरोफिल ए में वापस पहुंच जाता है। इस क्रिया में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, और इस क्रिया में बाहरी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग नहीं होता है, तथा क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकल करके पुनः वापस आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसे साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से चलता है वहीं से वापस रिटर्न होकर के वापस पहुंच जाता है। मैं अभी आपको पाथवे के माध्यम से समझाता हूं। ध्यान रखना, ये जो थोड़ी सी थ्योरी आप लोग देख रहे हैं, थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी के अंदर जो चीजें बताई गई है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे, आपके पाथवे को एक्सप्लेन करने में काम आएगी, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस डायग्राम की मदद से हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को बहुत आसानी से समझ लेंगे। और यदि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पूछा जाता है, तो यदि आप लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो तब आपको ये पर्टिकुलर पाथवे ड्रॉ करना पड़ेगा। और देखिए, बुक के अंदर इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके बेस पर मैं आपको इस पाथवे को आसानी से समझा पाता, इसीलिए मैंने यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मेंशन किया है ताकि मैं इस पाथवे को आसानी से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पाथवे को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक्स रिवाइज करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधों के ग्रीन पार्ट जो होते हैं उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं, और ये पिगमेंट जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमें अच्छी तरह से पता थी। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, इसके अंदर जो फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है वो है फर्स्ट, ठीक है। ये बेसिक्स है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर जो फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट।
और इसे आप लोग P700 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब मैं पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि इस फोटो सिस्टम के बीच में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि लाइट को कैप्चर करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे असेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। और ये सभी के सभी जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट को कैप्चर करने के बाद ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जरा आप लोग ध्यान से सोचिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो जब उसे वापस ग्राउंड स्टेट में आना हो, यानी कि वापस उसी अवस्था में आना हो, तो उसे एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। तो जब वो एनर्जी लूज करता है तो उस एनर्जी की मदद से ही जो एडीपी होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके एटीपी बनाता है, ठीक है। यानी कि वो जो लूज की गई एनर्जी है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के काम आती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन। यानी कि यहां पर क्या होगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, इसको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि है FRS, या जिसकी फुल फॉर्म है फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, और भी बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो FRS है यानी कि फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग जो सब्सटेंस है, ये आगे चल करके इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक है। यानी कि अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन कैरियर मॉलिक्यूल है ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस बीच जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और वो एनर्जी काम आती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, जब इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन है ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम बी, यानी अब ये जो है कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। साइटोक्रोम बी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोसाइनिन को। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी एनर्जी को लूज करता है और वो एनर्जी काम आती है एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस प्लास्टोसाइनिन कैरियर मॉलिक्यूल के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वापस आकर के इसी जगह पर जहां से ये निकला था उसी स्टेज में आ जाता है। इसीलिए इस पाथवे को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहीं से वापस आ जाता है, ठीक है। समझ में आया? ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जैसे ही यहां से फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पर जगह बन जाती है, एक होल बन जाता है, ठीक है, एक स्पेस बन जाता है और इस स्पेस को दोबारा से फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाता है, ठीक। तो यही है स्टूडेंट्स आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि नंबर फर्स्ट, इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा इसमें H2O की स्प्लिटिंग नहीं होती है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसमें कोएंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर हमने देखा वो बनता है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला फोटो सिस्टम है वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। आई होप आपको ये पाथवे समझ में आ गया होगा कि इस पाथवे के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। बुक के पाथवे पर आप लोग ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अलग से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया है और उसकी मदद से मैंने आपको ये पाथवे समझाया है। अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसे हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे जेड स्कीम भी पूछा जाता है तो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही एक्सप्लेन करना होगा। इसमें आपको लिखना है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार क्लोरोफिल ए जो होता है वो एक्टिवेट होने पर फेरिडोक्सिन यानी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाली एक प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है, जिसे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं ग्राफ के अंदर या पाथवे के अंदर, जिसे वह NADP यानी कि निकोटिनेमाइड एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नामक एंजाइम को देता है, जिससे कि NAD जो होता है
वो वाटर के द्वारा, क्योंकि फोटोलिसिस के द्वारा जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, तो वाटर के द्वारा मुक्त की गई हाइड्रोजन को पकड़ करके NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग पाथवे देख रहे हैं, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बुक के अंदर ये जो पाथवे दिया गया है, इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस पाथवे को अलग से ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पर बेसिकली एक चीज जरूर समझ में आती है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से पहले एक स्टेप और होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर सबसे पहले देखिए क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है लाइट एनर्जी को गेन करने के बाद। उसके बाद वाटर का फोटोलिसिस होता है, जिसमें कि जैसे हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ये जो है यहां पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूं, तो इसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और साथ में 4 हाइड्रोजन जो है रिलीज होते हैं। ठीक है, 4 प्रोटॉन जो है वो रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी यहां पर रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, यानी यहां पर जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, अगर इस फोटो सिस्टम सेकंड से अगर इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो यहां पर होल बन जाता है, यानी स्पेस बन जाता है। तो उस स्पेस को फिल करने का काम करता है ये इलेक्ट्रॉन जो फोटोलिसिस से रिलीज हुआ। ठीक है, वाटर के फोटोलिसिस से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के उस पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था जो कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, अब ये वापस यहां पर नहीं आ पाता। इसीलिए इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऊर्जा को लॉस करने के बाद, खत्म करने के बाद दोबारा उसी प्लेस पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता है, इसीलिए इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फटाफट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के पाथवे को भी समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है वो है PS सेकेंड। ठीक है, जिसे आप P680 से भी डिनोट करते हो। मैंने आपसे कहा था कि देखिए बीच में होता है रिएक्शन सेंटर और उसके चारों तरफ होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी और भी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, सभी के सभी जितने भी यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और बीच में सेंटर में क्लोरोफिल भी होता है, वो सब के सब लाइट को सबसे पहले कैप्चर करेंगे, लाइट को जो है एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसके बाद वो जो है रिएक्शन सेंटर में सेंड कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, यानी कि ये जो फोटो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो फोटोलिसिस के बाद ये घटना होती है। अब इसमें देखिए आगे क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। लेकिन अगर ये दोबारा से उसी अवस्था में आना चाहेगा तो इसे अपनी ऊर्जा को लॉस करना पड़ेगा, और वो ऊर्जा काम आती है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है क्यूनॉन। अब ये जो कीनोन है ये ट्रांसफर कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनोन में। ये जो कैरियर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनोन, इसके पास इस इलेक्ट्रॉन को सेंड कर दिया जाता है। फिर जब ये प्लास्टोक्यूनोन अदर कैरियर मॉलिक्यूल जैसे कि साइटोक्रोम B के पास इसको सेंड कर देता है, फिर उसके बाद साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स जो कैरियर मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, ये आगे चल करके इस इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स के पास। तो इस बीच जो है इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो लॉस होती है, जिसका यूज किया जाता है ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ करके ATP में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारी ATP बन गई। अब देखिए ये जो हमारा साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स है ये इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन को सेंड कर देता है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें दोनों के दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। PS सेकंड भी पार्टिसिपेट करता है और PS फर्स्ट भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें तो वहां पर सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस रहता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच। अब देखिए आगे क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है अब वो जरूरी थोड़ी ना है कि पहले वो फोटो सिस्टम सेकेंड पे पड़ेगा फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट पे पड़ेगा, दोनों पर एक साथ भी तो पड़ सकता है ना। तो क्या होगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है,
ये भी जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ये भी लाइट एनर्जी को कैप्चर करके एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो यहाँ पर गैप बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक होल, एक स्पेस बन जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। अब जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं किसी बस के अंदर, और बस में सभी की सभी सीटें जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, उस पर यात्री पहले से ही बैठे हुए हैं। अब जैसे ही वहां पर कोई यात्री उठेगा तो वो सीट की जो जगह है वो खाली हो जाएगी, तो वहां पर आप जाकर बैठ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो यहां पर जगह खाली हो जाती है, सीट खाली हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अपनी एनर्जी को लॉस कर चुका है, अब ये भाई आराम करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर आकर के जो स्पेस खाली था, जो जगह बची हुई थी, वहां पर आकर के उस जगह को फिल कर देता है। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहां पर नहीं आता है, इसीलिए इसे हम नॉन साइक्लिक बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन था, ये इसको एक्सेप्ट करता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, जिसका नाम है FRS, फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है इसको फेरिडॉक्सिन को सेंड कर देता है, ठीक है। ये आगे चल करके फेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर कर देता है, और ये भी एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करने वाला एक प्रोटीन रहता है। अब ये जो फेरिडॉक्सिन होता है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कोएंजाइम NADH को। अब ये जो NADH होता है ये क्या करता है, मैंने आपसे कहा था कि जब वाटर का फोटोलिसिस हुआ था, याद कीजिए, लाइट रिएक्शन के अंदर जो पहला स्टेप था, मैंने आपसे कहा कि उसमें क्लोरोफिल जो है एक्साइटेड होता है, दूसरे स्टेप में वाटर का फोटोलिसिस होता है। तो वाटर का जब फोटोलिसिस होता है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 4 प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं। तो इस प्रोटॉन का यूज किया जाता है यहाँ पर, ये प्रोटॉन जाकर के NADH के साथ जुड़ करके NADH+ बनाता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ से स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन गया था उसकी जगह बची थी, तो उसको कौन फिल करेगा। तो ये जो आप लोग फोटोलिसिस के अंदर रिलीज हुए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के इस जगह को फिल कर देते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।